नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम रुबिका लियाकत है। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा? आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले इसी सवाल पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोट पड़े हैं। खास बात यह है कि जिन इलाकों में वोट पड़े हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और कुछ कुछ सीटों पर तो 60 से 65% तक मुसलमान वोटर जो हैं वो मौजूद है। इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बनाई कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। लेकिन जानकार ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी और असद ओवैसी की पार्टी में बटा तो फिर फायदा बीजेपी को हो सकता है। बहरहाल आज की वोटिंग से एक ट्रेंड तो हमें देखने को मिला कि मुस्लिम बहुल सीटों में वोटिंग अच्छी खासी हुई है। अब ये ठीक ठाक वोटिंग किसके पक्ष में है, इसका सटीक जवाब अभी यकीनन हमारे पास नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 5-6 बजे तक वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजे तक 62% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 4% कम है। उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग हुई। उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक हमें जानकारी है 60% मतदान हुआ, पिछली बार से 5% कम है। गोवा में शाम 6 बजे तक 79% वोटिंग हुई है, पिछली बार ये 83 थी, 83% थी। अब सवाल यह है कि इस वोटिंग के माने क्या निकाले जाए। खासतौर पर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, तो हमने कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर बात की गई थी। तीनों ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। सवाल उठे कि दूसरे चरण में यूपी की जिन 55 सीटों पर वोट पड़े वो मुस्लिम बहुल हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है और ये कामयाब नहीं होगी। MY फैक्टर चलेगा? देखिए, MY क्या, MYH तीनों चल रहे हैं, हिंदू भी साथ हैं हमारे। लेकिन बीजेपी MY फैक्टर मोदी योगी फैक्टर मानता है। ये मानता हूँ कि MY फैक्टर अब खत्म हो चुका है, MYH फैक्टर हो गया। MYH है, MH फैक्टर मानता है। MH हिंदू मुस्लिम फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम, और दोनों साथ चल रहे हैं। योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। और देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बता करके जब आपके पास मुद्दे नहीं रहते तो आप इधर उधर की बात करने लग रहे हैं। 80-20 उनका जो है, जो फार्मूला वो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 80 उनके खिलाफ हैं, 20 उनके साथ हैं। तो आप लोग धर्म के चश्मे से क्यों देखने लगे हैं? हम धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, वो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 के अलावा हिजाब पर भी अपनी बात रखी। इसीलिए सवाल ये कि क्या कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का बवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मुद्दा बन गया है? वोटर से हमने यही जानने की कोशिश की। हिजाब तो वो तो हम लोग का हमारा राइट्स है, वो तो हमारी मर्जी है, हम पहने ना पहने। लोगों के साथ है हिजाब ओढ़ने वालों के, हम सब ओढ़ेंगे और ये हमारा हक है ओढ़ना। हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम। ये तो सब बकवास है जो भड़काने के लिए बातें करते हैं। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कि सब अपने अपने हिसाब से चलें, कोई किसी को ना सताए। ये कहते हैं सब लोग सही है। हमारे हिजाब को तुम बदनाम करो। कोई भी रिलीजन हो, चाहे उस इंसान, अपने रिलीजन की हर इंसान को कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके थ्रू उसका जो पहनावा है इंसान का, वही बताता है कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है। चुनावी मुद्दा है क्या?
ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है। ये तो बस ये तो वो लोग थे जो लड़की को परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से ये हुआ। वो भगवा वाले थे ना, तो इस वजह से शायद ये चुनावी मुद्दा हो सकता है। अरे वो मुसलमानों का तो पर्दा हिजाबी है और औरतों का आपा ढकना चाहिए ना। आपे के साथ लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे बिना पर्दे बिना उसके? बिल्कुल सेफ हो गए। ये हमने बुर्का पहन लिया, हम बिल्कुल सेफ हो गए। जिस्म ढकने के लिए होता है ये नकाब और हिजाब और पर्दा। उधर रामपुर में 2 महिला फर्जी वोटर पकड़ी गई हैं। दोनों का नाम रानी और मुस्कान है। ये फर्जी वोटिंग रामपुर सीट पर हो रही थी, जिसमें आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। रानी के नाम से उन्होंने अपने मतदाता पर्ची है, अपना वोट दूसरे बूथ में डाल दिया। उसके बाद में अपना आई कार्ड देके और अपनी बेटी को क्लेम करने की मेरी बेटी है और उसके नाम से वो डलवाने का प्रयास कर रही थी। और उसके बाद में जांच किया तो उन्होंने अपना एक फर्जी वोट डाल दिया और वो दूसरी जो महिला है उसके नाम पे वोट डालने के प्रयास में थी। इधर बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पर्दा नशी महिला वोटर्स की पहचान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से फर्जी वोटिंग हो रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर, जिसमें बहुत सी जगह पर बूथों पर बिना चेहरा देखे लोगों को वोट डालने की अनुमति दी जा रही और जिससे फर्जी मतदान हो रहा था बहुत से बूथ पर। तो उसको लेकर जब पूछा कि क्यों नहीं उसका देखा जा रहा, तो पता चला कि मुंह ढककर कुछ महिलाएं आ रही हैं, तो उनका चेहरा उठाए कौन? लेकिन सवाल ये है कि आज के दूसरे चरण में मतदान के बाद यूपी की तस्वीर क्या दिख रही है। आज की बम्पर वोटिंग का मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से निकाल रहा है। हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के वोट के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तो आज दिन भर क्या हुआ, दूसरे दौर का मतदान कैसे रहा, वो विश्लेषण तो हमने कर लिया है। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, उसकी पिक्चर समझने की बारी आ गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर अब बदलने वाली है, आप यकीन मानिए, क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले दोनों फेजेस से बिल्कुल अलहदा है। पहले दोनों चरणों में जहां जाटलैंड की जंग थी, वहीं तीसरे दौर में यादव लैंड और बुंदेलखंड की लड़ाई होनी है। इसी दौर में अखिलेश भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने अखिलेश से उनका ये गढ़ छीन लिया था और इसीलिए अखिलेश को अपना गंवाया हुआ किला वापस लेने की चुनौती स्वीकार उन्होंने की है और वो चुनौती है अब बीजेपी को जीते हुए किले को बरकरार रखना है। ये बीजेपी की चुनौती है, इसीलिए चुनावी लड़ाई दूसरे चरण के मतदान से ही चरम पर पहुंच गई। इस लड़ाई को देखिए और अंक गणित समझिए। आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। उनके चित्र वाले मित्र पर ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये तो जो उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया था, ये तो लगता है कि इसी जन्म में सारा उनको कंगाल करके सड़कों पर कटोरा लेके छोड़ देंगे और इसलिए परेशानी हो रही होगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है।
और तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, बीजेपी को शून्य कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यूपी के योद्धाओं का ये सुर बता रहा है कि अब जंग का मैदान, मोर्चा और मुद्दा तीनों बदल चुके हैं, क्योंकि चुनाव अब गन्ना और जिन्ना वाले जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड और बुंदेलखंड में पहुंच गया है। इसीलिए चुनावी भाषणों का राग और रंग भी बदला हुआ नजर आने लगा है। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया। भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे। और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी वो कहां चले गए पैसे? ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब हिंदू मुसलमान, गन्ना किसान जैसे समीकरण कमजोर होंगे और राजनीतिक दल जातियों का गणित सुलझाने की कोशिश ज्यादा करेंगे। चुनावी भाषा में कहें तो अब 80-20 के नारे का टेस्ट हो चुका है और 85-15 के नारे की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है उसकी खास बात यह है कि इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका है, कुछ अवध का है और कुछ बुंदेलखंड का है। तीसरे चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और मोहाबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में यूपी के अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीटों के लिए वोट डालेंगे। अब तक पश्चिम में अखिलेश यादव का बोझ कम करने के लिए जयंत उनके साथ थे, लेकिन अब जिन इलाकों में वोटिंग होने जा रही है उसमें उनकी अपनी सीट का भी इम्तिहान है, अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। तीसरे चरण में वो इत्र नगरी कन्नौज भी शामिल है, जहां के इत्र व्यापारियों पर रेड और उनके समाजवादी कनेक्शन का मुद्दा बीजेपी ने फिर से छेड़ दिया है। कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने कानपुर में एक समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड डाला। मंच पूरा भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां वहां से पकड़ी गई, इतनी नोटों की गड्डियां। और अखिलेश बाबू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रेड हो रही है। क्यों अखिलेश बाबू, ये आपका रुपया था क्या? जरा झांसी वालों को बता दो। और अगर आपका नहीं है तो आपको क्या नाराजगी है? कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अब जंग इस इलाके में पहुंच चुकी है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने एक बार फिर इत्र की नगरी में सियासत की सुगंध को परखने की कोशिश की। बताएंगे क्या है चुनावी खुशबू? मोदी जी। मोदी जी? हाँ। मोदी दोनों जो हैं तो दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे? हाँ। हम जीतेंगे, ये वाला 22 वाला भी 24 वाला भी। किसके पक्ष में है माहौल? वैसे अभी तक तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। काफी समय से काम भी किया है अखिलेश ने, लेकिन कुछ समय से अब माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। गड़ी बिल्कुल जो है सपा का रहा। अब देखते हैं आगे अली में किसका क्या रहता है। यहाँ अखिलेश का मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है और वो भी पूरी ताकत से रण में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ये कह के गए थे
कि वो अब सीधे सर्टिफिकेट लेने आएंगे, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और 1.5 लाख से जीत होगी। 5वां दिन हो गया है और वो पांचों के पांचों वोट मांग रहे हैं, तो थूक के चाट गए सेफी वाले लोग। जिसने डाल दी नाक में नकेल, उसका नाम एसपी बघेल। तो इसी नाक में नकेल की वजह से घर के पांचों लोग स्टार प्रचारक केवल करहल में वोट मांग रहे हैं। तीसरे चरण की लड़ाई अखिलेश यादव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका अखिलेश यादव का गढ़ है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि जिसको भी इस चरण में लीड मिलेगी उसके लिए आगे की जंग आसान हो जाएगी। देखिए, यूपी में तीसरे दौर को इसलिए भी आप खास कह सकते हैं क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2017 के नतीजे ये बताते हैं कि समाजवादी के गढ़ में बीजेपी अपना झंडा लहराने में कामयाब रही थी। पहले 2017 के मैं आंकड़े दिखा देती हूँ। तीसरे फेज में कुल 59 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में 49 बीजेपी के खाते में गई थी। सिर्फ 8 सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस के खाते में थी। तीसरे दौर वाले इलाके को समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने की जो बड़ी वजह, माफ कीजिएगा, बीएसपी एक जो गई वो बीएसपी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने की जो बड़ी वजह है वो ये कि इसी इलाके में मुलायम सिंह परिवार की कर्मभूमि आती है, और दूसरा ये कि इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बड़ा मजबूत है। जो उनका वोट बैंक है यादव समाज, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर है। पिछले 2 चरणों में अगर जाटलैंड का चुनाव था तो तीसरा चरण जो है वो यादव लैंड की लड़ाई है। थर्ड फेज में कुल 16 जिलों में 59 सीटों पर जो मतदान होगा उसमें 16 जिलों में 9 जिले यादव बहुल्य माने जाते हैं। यादव बहुल्य 9 जिलों में 30 सीटें ऐसी है जहां यादव वोट जो है वो निर्णायक माना जाता है। लेकिन 2017 के नतीजों के मुताबिक यादव बहुल्य 30 सीटों में 24 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी को इन 30 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें मिल पाई थी। 2017 के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि यादव लैंड में भी अखिलेश के लिए चुनौतियां कम नहीं है। इसीलिए अखिलेश अपना हर दाव चल रहे हैं और फ्री के पिटारे की नुमाइश में भी वो पीछे नहीं है। अब जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। यहां आने वाले रविवार यानी 20 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सूबे की सियासी फिजा बहुत गर्म हो गई है। मुकाबले में बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली के अलावा बीजेपी भी है, लेकिन मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इस वक्त बताया जा रहा है और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावर है। लेकिन बीजेपी भी दो हाथ कर रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद पहली बार आज मोदी पंजाब के दौरे पर थे। ठीक 40 दिन पहले पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से जाना था। तब किसान आंदोलन के समर्थकों ने उनका रास्ता रोक दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहना पड़ा। उन तस्वीरों को देखने के बाद सुरक्षा में चूक की खूब बातें हुई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब का पहला दौरा था। जालंधर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर पंजाब की सरकार पर एक और आरोप लगाया और कहा कि वो त्रिपुर मालिनी देवी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पंजाब सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हुई सुरक्षा चूक का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये संदेश देने की जरूर कोशिश की कि पंजाब सरकार अभी भी सुरक्षा नहीं दे रही है। जालंधर में मोदी के मंच पर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन भी थे, जो अपनी सरकार बनने का पूरा दावा करते नजर आए। सारा पंजाब तो नाल तुरिया हुआ है साडे, सो शक क्यों किसी दे होना चाहिए। पंजाब दे विच गवर्नमेंट चेंज होएगी, साडी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए दी गवर्नमेंट बनेगी। उधर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर एक नस्ल भेदी टिप्पणी कर दी।
इसके बाद पंजाब की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। चन्नी ने केजरीवाल और उनकी टीम को भैया बोल दिया। पंजाब में यूपी बिहार के लोगों को भैया कहते हैं। किथे बैठे असी कि ईडी वाले ने कहता कि जी चन्नी विच इन्वॉल्व है। यार मैं पंजाबियों को बेनती करना चाहता, क्यों भैये आके सानू यार खराब करी जाते हो। ये कोई तरीका हर रोज मेरे खिलाफ झूठ बोल देने का? ये कोई तरीका है यार? हर गल दे विच झूठ खराब बोलना, नास मारता साडा। रोज मैं जवाब किहड़ी गल दा दिंदा अपना? रोज मैनू कोई ना कोई एलिगेशन लगा देंगे हैं। चन्नी के इस बयान ने अरविंद केजरीवाल को हमले का एक और मौका दे दिया। चुनावी सीजन में ऐसे बयान संजीवनी भी माने जाते हैं और अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश भी है। चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूँ आजकल मैं। गालियां देते हैं, वो बखलाए हुए हैं। जब आदमी बुखलाता है तो पर्सनल हो जाता है। वो बुखलाए हुए हैं, पंजाब की कोई बात नहीं करते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।